नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। G7 में धाक जमाकर मोदी जी वापस भारत आ गए हैं। मोदी जी का जो फोटो G7 का ग्रुप फोटो जो वायरल हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं जो मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, और जो लोग मोदी जी को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत दुखी होते रहे हैं, उनके ऊपर तो ये जैसे मानो घड़ों पानी फिर गया। भारत का विपक्ष तो समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या गया। इटली गए और वहां जाके बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बिडेन भी थे, मैक्रो भी थे, जर्मन चांसलर भी थे। इन सब की उपस्थिति में G7 के सभी नामी ग्रामी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में मोदी जी केंद्र में खड़े हैं। विदेशी समाचार पत्रों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। बीबीसी तो यहां तक कह रहा है कि मोदी को बुलाया क्यों। आप देखिए जरा, मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा रहा हूं, गो थ्रू दिस। इटली में हुई G7 बैठक से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी है कि भारत तो G7 देशों का सदस्य भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में क्यों खड़ा किया गया है। बीच में तो सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है। विदेशी मीडिया भी इतनी बौखला गई है कि वो आर्टिकल लिख रही है कि भारत को बार बार G7 की बैठकों में क्यों बुलाया जाता है। देखा आपने कैसी धाक जमाई मोदी ने। मोदी से चाहे आप हेट करें चाहे लव करें, मोदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में मोदी वहां पर ठीक बीचों बीच खड़े हैं, और इसे देखकर किस तरह से पूरी दुनिया में रिएक्शन आ रही है अभी आपने देखा। G7 में एक और मजेदार बात हुई। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर G20 के समय से ही बहुत सारे मीम्स बन रहे, और उन मीम्स को हैशटैग मेलोडी करके चलाया जाता रहा। मेलोडी का मतलब मेलोनी का मेलो और मोदी का डी, इस तरह से मिलकर बना दिया मेलोडी। और जब मोदी जी वापस लौट रहे थे तो उस समय मेलोनी ने एक बहुत ही शानदार चुटकी लेते हुए एक सेल्फी वीडियो बनाया मोदी जी के साथ। और जब मोदी जी भारत आ गए तब उन्होंने वो ट्वीट किया, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। और जब वो वीडियो में मेलोनी वीडियो बना रही हैं और मोदी जी उसमें हैं, तो आप देखेंगे मोदी जी ब्लश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इस तरह के व्यवहार में और इन सब चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल शायद नहीं रहते हैं। लेकिन ये पता चल गया सबको कि मोदी जी को भी उन मीम्स के बारे में जानकारी थी और मेलोनी भी, एंड बोथ आर एंजॉयिंग इट। ये बड़े लाइटर मोमेंट्स रहे G7 के, जो बहुत चेरिश्ड किए जा रहे हैं, और अब खूब और मीम्स भी बनेंगे। और ये बात भी तय है कि मेलोनी और मोदी के बीच में जो बॉन्डिंग है, उसी की वजह से G7 में मेलोनी ने मोदी को उस समय इनवाइट कर दिया जब मोदी जी इलेक्शन फेज में थे, यानी कि भारत का चुनाव हुआ नहीं था पूरा, परिणाम भी नहीं आए थे। तो मेलोनी का ये ट्रस्ट कि मोदी ही जीतेंगे, आएगा तो मोदी ही सही निकला और मोदी वहां पहुंचे। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द G7 समिट। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. देखा आपने। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी भारत से जब जा रहे थे तो उससे पहले मोहन भागवत जी ने एक धमाका कर दिया था, मणिपुर की बात उठाकर, थोड़ी अहंकार की बात उठाकर। मोदी जी जब चले गए तब इंद्रेश कुमार जी ने एक बड़ा बम पटक दिया। लेकिन मोदी जी भारत लौटे हैं उससे पहले ही सारी स्थितियां फिर सामान्य हो गई। संघ ने इंद्रेश जी के वक्तव्य से अपने को दूर कर लिया। इंद्रेश जी ने भी अपने वक्तव्य को रिफ्रेश कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो भक्त थे राम के, उनको भगवान राम ने शक्ति दे दी, उनको सत्ता दे दी, अब ये 5 साल बहुत अच्छे से शासन चलाएंगे। तो ये संघ वर्सेस संघ जो चलता है कभी कभी, इससे कभी भी किसी विपक्षी दल को ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि उसको इसका किंचित भी लाभ मिलेगा। ये संगठन की आपस की उठापटक चलती रहती है। और जब आप देखेंगे कि मणिपुर पर मोदी जी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे तो उसका क्रेडिट जाएगा संघ को, क्योंकि संघ ने ये मांग उठा दी थी। और विपक्ष का क्रेडिट, जो विपक्ष पूरे साल भर से मांग उठा रहा था, उसका पूरा क्रेडिट अब संघ को जाने वाला है। तो ये राजनीति
में कई परत होती हैं और उनको थोड़ा समझने में समय भी लग जाता है। इस बार ऐसा लग रहा है कि 3.0 में मोदी जी कुछ कठोर निर्णय लेंगे और इन कठोर निर्णयों की शुरुआत हो सकती है कि वेस्ट बंगाल से हो। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से हर इलेक्शन के बाद वहाँ दूसरे विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बेघर किया जाता है, ये स्थिति बदस्तूर जारी है। 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, 2024 में भी हो रहा है। 5000 के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता घर से बाहर हैं, बेघर हुए घूम रहे हैं। तो इस स्थिति में वहाँ के राज्यपाल भी लिख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी मिल लिए संदर्भ में मोदी जी से। हो सकता है बंगाल में आने वाले समय में हम राष्ट्रपति शासन लगता हुआ देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी ना, उसे वो गठबंधन सरकार बहुत कमजोर थी, क्योंकि उसमें 145 सदस्य थे कांग्रेस के, बाकी 10-12 दलों के मिलके बहुमत हुआ था। मोदी जी की सरकार में 240 हैं, 241 हैं खुद भाजपा के, बाकी 3-4 दलों से ही वो सरकार पूरी बन जाती है। तो मनमोहन सिंह ने करीब करीब 12 बार आर्टिकल 356 का यूज किया और राज्य सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया। मोदी जी उसका बहुत बहुत कम उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फेडरल स्ट्रक्चर बना के रखना है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को महत्व देते हैं। लेकिन अगर बंगाल की स्थिति को देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इस पर एक निर्णायक कार्रवाई करेंगे और संभवतः वहां राष्ट्रपति शासन लगता हुआ आप देखेंगे। 2 बड़े निर्णय एलजी ने भी लिए हैं। एक तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आपके केस में एनआईए जांच की रिकमेंडेशन की है कि खालिस्तान समर्थक ग्रुप से फंडिंग ली गई है, तो हो सकता है वो एनआईए की जांच मोदी सरकार एनआईए के द्वारा वो जांच प्रारंभ कर दे। दूसरा, अभी एक लेखिका है अरुंधति राय, इस जनरेशन के तो बहुत से लोगों को उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने 10-11 वर्ष पूर्व कुछ इस तरह के वक्तव्य दिए और वो देती रहती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है या कभी नहीं था, या उसको आज़ादी दे देनी चाहिए, इस तरह के कुछ वक्तव्य उनके रहे। तो ये आतंकवाद निरोधी कानून के अंतर्गत इस तरह के वक्तव्य बहुत बड़े अपराध माने जाते हैं। तो दिल्ली के एलजी ने यूपा के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी है, क्योंकि अरुंधति राय दिल्ली में रहती है, तो हो सकता है उस पर कार्रवाई हो। तो मोदी के तेवर जो इस बार दिख रहे हैं, जो कि सरकार के गठन में भी दिख गए, जैसा उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया उसमें कहीं यह नहीं दिखा कि मोदी किसी भी तरह से कमजोर है, गठबंधन सरकार है, दूसरे दलों पर निर्भर है, बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, ये चीज कहीं नहीं रिफ्लेक्ट हुई। मोदी ने पूरी उसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपनी सरकार में मंत्रियों को पद दिए, उनके सारे कार्यभार सौंपे, जैसे कि वो 303 जब थी तब उन्होंने बनाए थे। तो मोदी के तेवर लेकिन इस बार थोड़े से तीखे दिख रहे हैं, और उसकी झलक अगर आप देखें तो उससे भी समझ में आती है कि जब कश्मीर में, जम्मू सेक्टर में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को मारा, उसके और कुछ पोस्ट पर भी हमले किए, सेना के पोस्ट पर, उसके बाद जो आतंकवादियों को सेना ने मार के जिस निर्मम तरीके से उनकी परेड निकाली है, घसीटते हुए, पैरों में रस्सियां बांधकर उनकी लाशों की, ऐसा भारत की सेना पहले कभी करती नहीं देखी। ऐसे वीडियो फुटेज पहले आए नहीं कभी। लेकिन ये वीडियो फुटेज आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक कठोर मैसेजिंग की जा रही है आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान की फौज को कि चीज़ें अब वैसी नहीं हैं, उन्हें बहुत कठोर तरीके से और पूरी निर्ममता के साथ हैंडल किया जाएगा। बहुत सारे काम जो आगे किए जाने वाले हैं, मोदी सरकार उन सबको बहुत तीव्रता से करती दिख रही है। जैसे कि जनगणना नज़दीक आ रही है, जनगणना में हो सकता है इस बार जातीय जनगणना जोड़ दी जाए। इसके साथ ही डिलिमिटेशन का काम 2027 में प्रारंभ हो जाएगा, और जो 543 सीटें हैं लोकसभा में, वो बढ़कर 800, 800, 850 तक जाएंगी। महिलाओं का जो आरक्षण है, 1/3 आरक्षण,
उसको भी अभी इम्प्लीमेंट करना है। ये सारे काम मोदी सरकार को करने हैं और इसके लिए एक मजबूत सरकार के रूप में मोदी सरकार को अपनी छाप छोड़नी होगी, और बिना इस भय से कि कौन साथ रहेगा कौन छोड़कर जाएगा, क्योंकि मजबूत सरकार को पूरा देश पसंद करता है, जो छोड़ के जाएगा वही पछताएगा। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, संभवतः वो भी लागू हो जाए। यूसीसी पर थोड़ा डाउट है कि इस कार्यकाल में मोदी जी उसे लाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो अगर मोदी जी ने कर दी इस 3.0 में, तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, और वो है कि किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक भाईचारे की स्थापना, जो वैमनस्य का माहौल बना है, वो किसी भी तरह से समाप्त होना चाहिए। इस तरह का नैरेटिव इस देश के अंदर अब सेट किया जाना चाहिए कि जो बाहर से लोग आए, उन्होंने जो मत लाके भारत में स्थापित कर दिया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, उसको आप मानिए, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी बहुत से मतांतर हैं जो एक दूसरे का कई विषयों पर विरोध करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं कहते कि हमारा ही मत सर्वश्रेष्ठ है। बस इस तरह की भावना, इस तरह का नैरेटिव अगर सेट हो गया और मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में अगर स्वीकृत हो जाए कि आप अपने धर्म का पालन करो, लेकिन ये मत कहो, ये मत सोचो कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, तो इस देश का आने वाला कल बदल जाएगा। एक स्वर्णिम देश हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत की प्रगति सच्चे मायने में तभी होगी और तभी स्थिर रह पाएगी जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में सहयोग की भावना के साथ रहें, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। तो मोदी के सामने 3.0 में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे उम्मीद है कि जो कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने जहां ध्यान किया था, वहां मोदी जी ने जो ध्यान किया है, वहां से इस अमृत को भी जरूर लेकर आए होंगे कि देश के अंदर एकत्व का बोध, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के बीच में देश प्रेम की भावना, एकत्व का बोध और सबको समान समझने की भावना किसी भी तरह से स्थापित हो जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।